नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसकी जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वह व्यवस्था किस प्रकार थी, इनकी शासन व्यवस्था, इनका समाज कैसा था, शिक्षा और साहित्य से जुड़े जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं वह तथ्य कौन से हैं, उन सारी चीजों को हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि राष्ट्रकूट वंश कैसे उदित हुआ, त्रिगुटीय संघर्ष में किस तरह की उसकी भूमिका थी, दक्षिण भारत में जो संघर्ष चल रहे थे वह संघर्ष हमने देखा। उसके बाद जो राष्ट्रकूट वंश था वह किस प्रकार से समाप्त हुआ वह भी हमने देखा है। तो उसी वंश से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को हम देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को। जब हम राष्ट्रकूटों की शासन व्यवस्था को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक यह भारत में शासन करते हैं। जो वेंगी के चालुक्य हैं यह लगातार स्वतंत्र रहे, लेकिन राष्ट्रकूटों से इनका विवाद लगातार चलता रहा। मतलब वेंगी के चालुक्यों पर यह अधिकार पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन लगातार इनका विवाद वहां से चलता रहा। पिछले वीडियो में इस बात को बहुत डिटेल से हमने देखा है। हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो एक होता था विषय, एक क्षेत्र का नाम है, प्रशासनिक क्षेत्र है। सामान्यतः एक विषय में लगभग 1000 गांव होते थे। विषय से छोटी इकाई हमें मिलती है भुक्ति। तो कुछ गांवों का समूह मिलकर भुक्ति बनाता था और कई भुक्तियों का समूह मिलकर विषय बनाता था। भुक्ति में सामान्यतः 50 से लेकर 70 गांव होते थे और जो विषय है इसमें लगभग 1000 गांव होते थे। जो गांव का प्रशासन है वह महाजन या ग्राम महत्तर देखता था और विषय का प्रशासन विषय पति देखता था। अगर हम समझे इस समय समाज कैसा है और उनका धर्म कैसा है तो हम देखते हैं कि इस समाज में सती प्रथा के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो बाल विवाह है वह हमको दिखता है। विधवा विवाह पर हम देखते हैं तो इस पे हमें प्रतिबंध दिखता है, अर्थात विधवा विवाह नहीं हो रहे थे, लेकिन पर्दा प्रथा हमें नहीं दिखती है। तो सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रचलन में था, विधवा विवाह नहीं हो रहे थे और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। जो जैन धर्म था यहाँ पर उसे मिला था राजकीय मान्यता, मतलब यह प्रशासन का या हम कहें राजा का धर्म बना हुआ था, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को भी आश्रय दिया। हमने देखा था कि यहीं से इस्लाम का विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी होता है। इंडोनेशिया इसका एक उदाहरण है जहां पर इस्लाम का प्रसार बड़ी मात्रा में होता है। हम देखें इस वंश से जुड़े शिक्षा और साहित्य से जुड़े तथ्यों को तो हम देखें तो मान्यखेत है, पैठन है, नासिक है, अरहद है, यह एक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो चुके थे। बहुत सारे रचनाकार हमें मिलते हैं जैसे कात्यायन, अंगिरस और यम। हमें त्रिपिक्रम भी मिलते हैं जो कि नलचंबू के रचयिता हैं और विदुआ दान पत्र के छंद करता है। हमें हलायुध भी मिलते हैं जिन्होंने कवि रहस्य की रचना की थी। कुछ प्रमुख विद्वानों को हम देख लेते हैं जो हमें इस वंश में मिल रहे थे। इसमें अकलातक जो कि अष्टमीमांसा का टीकाकार है, विद्यानंद जो कि माणिक्यानंदिम परीक्षा मुख शास्त्र पुस्तकों का रचयिता है। हमें प्रभाचंद्र भी मिलते हैं जिन्होंने न्याय कौमुदी, चंद्रोदय का कर्ता पुस्तकें लिखी हैं। हल वादिन मिलते हैं जिन्होंने आदि पुराण की रचना की, परंतु आप ध्यान रखेंगे कि जो आदि पुराण है उसको पूर्ण किया था गुरुचंद्र ने। इन सेन हमें मिलते हैं जिन्होंने पार्श्वाभ्युदय की रचना की है। सोमदेव हमें मिलते हैं जिन्होंने प्रशस्तिलक, नीतिक, कायामृत इन ग्रंथों की रचना की है। कन्नड़ के जो कविराज मार्ग है वह भी हमें इसी राजवंश में मिलते हैं। तो बहुत सारे विद्वान इस राजवंश से कनेक्टेड हमको मिलते हैं। जो राष्ट्रकूट कला है इसका भी बहुत गहरा प्रभाव है। एलोरा, एलिफेंटा, योगेश्वरी, मंडपेश्वर यह इनकी कला के प्रमुख केंद्र हैं। एलोरा इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर जो ब्राह्मण गुफाएं हैं जिनकी संख्या 17 है और मुख्यतः यह शैव धर्म से कनेक्टेड है। तो ऐसी ब्राह्मण गुफाएं मिलती हैं। जैन धर्म से भी जुड़ी हुई गुफाएं हमें मिलती हैं। यदि हम ब्राह्मण गुफाओं को देखें या जो ब्राह्मण गुफा मंदिर हैं उनको देखें
तो रावण की खाई जो कि गुफा संख्या 14 है, बहुत फेमस है और आप ध्यान रखेंगे कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखिएगा, संख्या देके पूछा है कि कौन सी गुफा संख्या किससे कनेक्टेड है। तो गुफा संख्या 14 रावण की खाई से, दशावतार गुफा गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 16 कैलाश के रूप में या कैलाश मंदिर के रूप में जो सीता की नहानी है, गुफा संख्या 21। तो यह ब्राह्मण गुफाएं हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। जैन गुफा में देखें तो गुफा संख्या 33 जो कि इंद्र सभा के नाम से फेमस है। यह जरूर ध्यान रखिएगा, इंद्र के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इंद्र सभा कनेक्टेड है किससे? जैन धर्म से। जो राष्ट्रकूट वंश है, इस पर अगर हम देखें तो जो चालुक्य हैं, जो पल्लव हैं, उनकी कलाओं का भी काफी प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति हमने देखा था कृष्ण तृतीय, जिन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शत्रुता की नीति अपनाई थी, जिसके कारण इनके उत्तराधिकारियों को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। काफी डिटेल से इनकी चर्चा हमने की थी। तो इनके समय जब हम देखते हैं तब रामेश्वर, कृष्णेश्वर और गंड मार्तंडादित्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। जो कन्नड़ भाषा का कवि है पोन्न, वह भी हमको इन्हीं की सभा में मिलता है और जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। पुष्पदंत भी हमें इन्हीं की सभा में मिलते हैं, जिन्होंने ज्वाला मालिनी कल्प की रचना की। तो इस तरह से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित उन तथ्यों को देखा हमने जिनका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जब आर्ट एंड कल्चर में हम इस वंश को देखेंगे तो और डिटेल से हमें देखना होगा एलोरा की गुफा को, एलिफेंटा की गुफा को, उनके प्रावधानों को, किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है, किस तरह की कलाकृतियां हैं, क्या भाव हैं, क्या विचार हैं, उन सब को हमें बहुत डिटेल से देखना होगा। लेकिन जब हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले आर्ट में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।